गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर को शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पीडी गुरुकुल अहमदाबाद एज वेल एज गांधीनगर दोनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की शुरुआत हो चुकी है फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2। And from the next month we are also going to launch a new batch for the same. So अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म आपको दिया होगा, उस फॉर्म को आप वहां पे फिलअप करें ताकि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो है आपको वहां पे कांटेक्ट करेंगे। एज वेल एज आप चाहे तो इस नंबर के ऊपर भी फोन कर सकते हैं। यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप्स विच इज अवेलेबल फॉर यू। सो आज इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें एंड अपना एडमिशन वहां पे कंफर्म करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब फॉर दिस ऑल काइंड ऑफ डेली करंट अफेयर वीडियोस जो आपको एवरी डे वहां पे मिलते रहे, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक नया बूस्ट वहां पे दे सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आज के वीडियो में हमें यहाँ पे देखना है। देखिए द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट रेडियो नेलिका। क्या है ये रेडियो नेलिका, तो उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बात है। The second topic that is about FATF, that is Financial Action Task Force, जिसने रिसेंटली यहाँ पे उस बात के खिलाफ जो इंडिया के अंदर जो पहलगाम अटैक हुआ है उसके खिलाफ वहां पे कुछ एक्शन लेने की कुछ बातें की है। The third topic that is about Rinderpest virus। उसके बाद फॉर द डिफेंस वी हैव लॉन्च्ड साइबर सुरक्षा, तो वो क्या है, तो उसके बाद उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें करेंगे। नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम क्या है, एंड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोइस 3 जो कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहां पे दिया गया है, तो वो अवार्ड वगैरह किसने दिया है, कहां से किस तरीके की उसकी सिग्निफिकेंस है, उसके रिगार्डिंग कुछ वहां पे बातें करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज ऑल अबाउट रेडियो नेलिका। व्हाट इज रेडियो नेलिका? मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है या फिर कौन सा स्टेट है जिसने इसको वहां पे लॉन्च किया है। Then the Kerala State Commission for the Protection of Child Rights, which is known as KESCPCR, उन्होंने एक नए रेडियो को वहां पे लॉन्च किया है, दैट इज नोन एज रेडियो नेलिका, एन एक्सक्लूसिव इंटरनेट रेडियो स्टेशन जिसका फोकस किसके ऊपर है, दैट इज ओनली फॉर चिल्ड्रन। क्या है ये रेडियो नेलिका? एक चाइल्ड सेंट्रिक इंटरनेट रेडियो प्रोग्राम है जो केरला स्टेट के इस कमीशन, दैट इज कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने वहां पे लॉन्च किया है। किसके लिए? ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके, एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, एज वेल एज राइट बेस्ड कंटेंट उसको वहां पे दिया जाए रिगार्डिंग चिल्ड्रन एज वेल एज देयर गार्डियंस। और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? ये रेडियो जो भी रिसेंटली वहां पे लॉन्च किया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेडियो नेलिका is to promote child rights, their safety, their empowerment through accessible, engaging audio content। और यहां पे केरला गवर्नमेंट ने बस उनका मेन टारगेट ये है कि जितने भी कानून है, जितने भी लॉज है, या फिर जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग बातें हैं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के रिगार्डिंग बातें हैं, तो उसके साथ साथ वहां पे कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ अवेयरनेस लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो, उसके लिए वहां पे ये रेडियो को वहां पे किया है लॉन्च। सो डेफिनेटली इसको बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली कॉम्बैट सब्सटेंस अब्यूज एज वेल एज इट विल एजुकेट ऑन साइबर सेफ्टी। इट एक्ट्स एज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन टूल टू प्रिवेंट मिस इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज एंड ऑर्डर्स। तो डेफिनेटली वो चिल्ड्रन के अंदर वहां पे एजुकेशनल, लीगल, इमोशनल सपोर्ट को वहां पे डेफिनेटली बढ़ाएगा, और एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग और साथ साथ बोल सकते हैं सोशिएटल पार्टिसिपेशन इन सेफगार्डिंग चिल्ड्रंस राइट, उसके लिए भी वहां पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। सो फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस एक चीज वहां पे ध्यान में रखनी है कि रिसेंटली जो रेडियो नेलिका लॉन्च हुआ है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज बाय केरला गवर्नमेंट, एंड व्हाट इज द फोकस, दैट इज ऑन द चिल्ड्रन, right? So that is all about this radio which is known as Radio Nelika। चले नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, और रिसेंटली कुछ बातें हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिगार्डिंग। क्या है ये बातें?
तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज नोन एज FATF, FATF ने अभी स्ट्रांगली वहां पे कंडेम किया है अप्रैल 2025 के पहलगाम अटैक को, और उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है दैट इज दे हैव अनाउंस्ड इंटेंसिफाइड स्क्रूटिनी ऑफ कंट्रीज एफर्ट्स इन काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग, कि जो भी ये कंट्री है जो टेरर फाइनेंसिंग को वहां पे काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन देयर एफर्ट्स, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने वहां पे क्लियरली अनाउंसमेंट की है कि बहुत ही कड़ी तरीके से, बहुत ही इंटेंसिफाइड तरीके से उसकी वहां पे स्क्रूटिनी की जाए कि कौन है जो इन सबके पीछे पैसे लगा रहा है, जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और इस टाइप के अटैक्स को प्रमोट कर रहा है। एंड व्हाट इज दिस FATF? FATF इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड वहां पे एस्टैब्लिश करती है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एज वेल एज प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। कहां से? फ्रॉम G7। तो अगर एग्जाम में आता है कि भैया FATF जो है वो किसकी ब्रेन मेमोरी का एक पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ G7, जिसकी समिट हुई थी पेरिस के अंदर 1989, और वहां से ये FATF की हुई शुरुआत, और 2001 के अंदर, 2001 के अंदर उसके अंदर टेरर फाइनेंसिंग को भी वहां पे एड ऑन किया गया। शुरुआत में इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था या फिर जो एम था दैट वाज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, एंड देन आफ्टर टेरर फाइनेंसिंग को भी वहां पे 2001 के बाद एड ऑन किया गया। हेडक्वार्टर कहां पे है जहां पे वो मीटिंग थी? दैट वाज इन पेरिस, फ्रांस। और इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है FATF के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे? दैट इज टू डेवलप एंड प्रमोट ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैट फाइनेंसिंग ऑफ टेरर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विच इज नोन एज AML, और दूसरा वर्ड क्या है? दैट इज कॉम्बैट फाइनेंसिंग ऑफ टेरर स्टैंडर्ड्स। इनके स्टैंडर्ड्स को वहां पे एस्टैब्लिश करना कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से रोका जाए और टेरर फाइनेंसिंग को किस तरीके से कॉम्बैट किया जाए। व्हाट इज CFT? दैट इज कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेरर। And evaluate the compliance of members countries, assist the nation in building robust anti-financial crime frameworks, और इंटरनेशनली वहां पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना ताकि कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी वहां पे करना पाए। और देखा जाए तो अभी तक उन्होंने कितने ऐसे स्टैंडर्ड्स को वहां पे रिलीज किए हैं, तो FATF ने अबाउट 40 ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वहां पे इश्यू किया हुआ है, जो बेसिकली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर है। और साथ में देखा जाए तो अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ वहां पे नेशनल फ्रेमवर्क को भी वहां पे एवोल्यूशन करने की वहां पे बातें, ताकि इसे और ज्यादा इफेक्टिव कर पाए। आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग हाई रिस्क ज्यूरिसडिक्शन, और साथ में ही उनका एक जो बहुत ही बढ़िया सा काम है दैट इज द लिस्ट विच आर डिक्लेयर्ड बाय FATF। देखिए FATF का एक काम तो यह है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग और एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग उसके खिलाफ जो स्टैंडर्ड्स वगैरह है उसको डिक्लेयर करो। साथ में अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर कुछ डाउट है, ये लोग ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कुछ लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। एक फेमस है उसका ग्रे लिस्ट एंड दूसरा है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट के अंदर अगर किसी कंट्री को रखा जाता है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई जाती है। इट इज फॉर दोज कंट्रीज विथ स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी इन AML CFT फ्रेमवर्क्स। ऐसे कंट्री के लिए है जो AML और CFT इन दोनों के लिए वहां पे इतना बढ़िया सा नेटवर्क नहीं रख पा रहे, मतलब कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंट्रीज को यहां पे रखा जाता है ग्रे लिस्ट के अंदर। एंड इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द FDI फाइनेंशियल रेटिंग एज वेल एज एक्सेस टू द ग्लोबल लेंडिंग। अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, मतलब कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी वहां पे अगर जाएगी तो सबसे पहले एक बार सोचेगी कि जो कंट्री जो है उसकी इमेज इतनी बढ़िया है नहीं, तो डेफिनेटली उस कंट्री को मिलने वाले कैपिटल इनफ्लो विच इज नोन एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को ये बहुत ही वहां पे अफेक्ट करता है। अगर आपकी कंट्री ग्रे लिस्ट में जा रही है, मतलब मान के चलो फॉरेन की कंपनीज का आपके कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और FDI से जो पैसे वगैरह मिलने चाहिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट।
और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या है? द कंट्रीज नॉन कोऑपरेटिव इन कर्बिंग टेरर फाइनेंसिंग एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग, जो इसका साथ नहीं दे रहे उन सबको वहां पे ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। और अगर रिसेंटली अगर हम बात करें कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जिसको ब्लैक लिस्ट में वहां पे रखा गया है, तो मेजरली देखा जाए तो एक है नॉर्थ कोरिया, ईरान एज वेल एज म्यांमार। तो डेफिनेटली उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज है उसको वहां पे अपने ट्रेस कर सकते हैं। टेरर स्टेट की जो स्पॉन्सरशिप वगैरह जो है उसको वहां पे हटा सकते हैं, और डोमेस्टिक लीगल एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेरर फाइनेंसिंग, तो उसको और ज्यादा वहां पे स्ट्रेंथन वहां पे कर सकते हैं। इंडिया का अभी तक क्या है मतलब स्टेटस? इंडिया हैज जॉइंड एफएटीएफ इन 2010 एज अ फुल टाइम मेंबर, as well as we are the member of Asia Pacific Group as well as Eurasian Group. So that is the about the stance of India, and we are actively engaged in global combat financing of terror as well as anti money laundering standard setting as well as enforcement. इंडिया पहले से ही वैसे देखा जाए तो इन सब के खिलाफ है, और बहुत ही बढ़िया सा स्टैंड बोल सकते हैं इंडिया का इसके खिलाफ, जो पहले से ही चलता आ रहा है। चलिए the next topic, and that is about रिंडरपेस्ट वायरस। और ये रिंडरपेस्ट वायरस क्यों अभी न्यूज में है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंटेक्स्ट में क्या है। तो देखिए अभी रिसेंटली देखा जाए तो भोपाल के अंदर रहे अपने ICAR-NIHSAD, उसे वहां पे डेजिग्नेट किया गया है दैट वी हैव कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। और ये हमें किसने वहां पे यहाँ पे रखा गया है कैटेगरी के अंदर, किसके द्वारा? बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड फाओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग देयर 92nd WOAH जनरल सेशन इन पेरिस। तो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया को कैटेगरी ए के अंदर रखा गया है फॉर रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी। तो रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी को वहां पे कैरी करने के लिए इंडिया को कैटेगरी नंबर ए के अंदर शामिल किया गया है। और इंडिया में भी किसे स्पेसिफिकली, दैट इज अबाउट ICAR-NIHSAD विच इज इन भोपाल। पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर ये रिंडरपेस्ट वायरस एग्जैक्टली है क्या। रिंडरपेस्ट जिसको कैटल प्लेग भी बोला जाता है, एक हाईली कंटेगियस वायरल डिसीज है जो कैटल्स को और साथ में रूमिनेंट्स जो है उनको वहां पे अफेक्ट करती है। ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू मोरबिली वायरस जेनस which is related to measles as well as canine distemper viruses, or this disease had 100% morbidity and up to 90% mortality। 90% अगर किसी एनिमल को ये वाला वायरस होता है तो उसके मरने के चांसेस वहां पे हो जाते थे, एंड विच मेक्स इट अ मेजर लाइफ स्टॉक किलर हिस्टोरिकली। तो एक बहुत ही मेजर लाइफ स्टॉक किलर के तौर पे इसको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करता है ये वाली डिसीज को। और किस तरीके से इसका स्प्रेड होता था, व्हाट वाज द ट्रांसमिशन? इट वाज स्प्रेडेड वाया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एज वेल एज कंटेमिनेटेड वाटर, एरोसोल्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल्स। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये एनिमल टू एनिमल वहां पे स्प्रेड होता है और ह्यूमंस के लिए ये खतरनाक नहीं है, राइट? इट इज देयर इज नो नोन जूनेटिक रिस्क for the humans because of this virus. So it was only for animal to animal. Symptoms क्या थे यहाँ पे? High fever, nasal discharge and erosions as well as severe diarrhea, और लास्ट में देखा जाए तो 10-15 दिन के अंदर वहां पे डेथ। So that is a kind of this virus, बहुत ही खतरनाक एक वायरस जिसका नाम था रिंडरपेस्ट। और देखा जाए तो इसी की वजह से बोल सकते हैं कि उसकी इंपैक्ट क्या हुई। इट लेड टू मैसिव कैटल डेथ्स, जिसकी वजह से वहां पे फेमाइन आने के चांसेस बन जाते हैं, रूरल पॉवर्टी के चांसेस बन जाते हैं, इकोनॉमिकल पूरा कोलैप्स हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एग्रेरियन सोसाइटी। उसके जितने भी एनिमल्स को ये वाला वायरस होता है उसका वहां पे डिस्टर्बटेड मीट, मिल्क, मीट, मैन्योर सप्लाई, उन सब की वजह से जो पूरी रूरल इकोनॉमी है उसको वहां पे अफेक्शन वहां पे आ रहा था। और देखा जाए तो इसीलिए इस वायरस के ऊपर वहां पे सबसे पहले काम किया गया और एक ग्लोबल इरेडिकेशन प्रोग्राम वहां पे चलाया गया। And Rinderpest became the second disease after smallpox ever eradicated। उसको वहां पे ये सेकेंड डिसीज है आफ्टर स्मॉलपॉक्स जिसको इरेडिकेट किया गया। इसका मतलब उसको कंप्लीटली हमने यहाँ पे
दूर कर दिया है, दूर करने में उसे हमें यहाँ पे सक्सेस मिली हुई है। It declared globally eradicated by FAO WOAH in 2011 after a century long effort। 2011 में इसे कंप्लीटली वहां पे इरेडिकेट डिक्लेयर किया है ग्लोबली। और इंडिया का भी रिसेंट वहां पे अचीवमेंट क्या है, तो हमारा जो भोपाल है, दैट इज भोपाल के अंदर वहां पे है ICAR NIHSAD इज नाउ WOH FAO कैटेगरी A RHF। एंड व्हाट इज RHF, जो हमने शुरुआत में वहां पे बात की, राइट, दैट इज रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी सिक्योरिंग इंडियाज रोल इन RVCM कंटेनमेंट, जो बताता है कि इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया बायो सेफ्टी है, एक इन्वेंट्री कंट्रोल है और इमरजेंसी रेडीनेस है, राइट। एंड वी कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंटल रीइमर्जेंस ऑफ द डिसीज थ्रू द ग्लोबल सर्वेलेंस। अगर कहीं पे अचानक वापस इस डिसीज का रीइमर्जेंस होता है, then India has that capacity to hold this kind of virus, जो इसको खत्म कर सकती है, and that is a good thing for India. It lays the foundation of India's future application to category B status। अभी तक हमें मिला है category A status, and definitely in future we will try for definitely category B status, allowing the vaccine development, and that is all about rinderpest virus। अगले टॉपिक के हिसाब से अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ साइबर सुरक्षा नाम की कोई चीज यहां पे हुई है लॉन्च। एंड व्हाट इज दिस साइबर सुरक्षा? सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस साइबर सुरक्षा? द डिफेंस साइबर एजेंसी, ये नाम आपको पता होना चाहिए। द डिफेंस साइबर एजेंसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एक नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा। और इसका एम क्या है कि इंडिया की साइबर डिफेंस रेडीनेस को एनहांस करना। डिफेंस के अंदर साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए एक एक्सरसाइज वहां पे लॉन्च की गई है बाय डिफेंस साइबर एजेंसी, एंड सच एक्सरसाइज इज नोन एज साइबर सुरक्षा। और क्या है ये साइबर सुरक्षा? The Cyber Suraksha is a multi-phased cyber security drill stimulating real-world cyber threats in high-paced, gamified environment for national-level stakeholders। और इसे किसने इसको लॉन्च किया है? तो इट इज लॉन्च्ड बाय डिफेंस साइबर एजेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, नेशनल लेवल सिक्योरिटी के लिए वहां पे साइबर रेजिलियंस को बूस्ट करना, और अगर कहीं पे कोई साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं तो उसके लिए हमारे पर्सनल को वहां पे ट्रेन करना, जिसे बोल सकते हैं कि वी कैन फॉस्टर अ सिक्योरिटी फर्स्ट कल्चर इन द डिफेंस इंस्टीट्यूशन। दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी फर्स्ट गोल, कि भैया सिक्योरिटी जो है वो पहले होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या उसके फीचर्स है, मतलब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या किया जाएगा? सो एक तो टारगेटेड ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी, इवेल्युएशन मॉड्यूल्स को वहां पे अडॉप्ट किया जाएगा, एज वेल एज लीडरशिप कैप्सूल्स यहां पे शुरू की जाएगी। होस्ट अ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स कॉन्क्लेव फॉर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। इट इंटीग्रेट्स टेबलटॉप एक्सरसाइज टू स्टिम्युलेट क्राइसिस डिसीजन मेकिंग। और बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या है डिफेंस साइबर एजेंसी जिसने साइबर सुरक्षा को वहां पे लॉन्च किया है? It is an integrated tri-service organization under India's Ministry of Defense, जिसका काम है कि मिलिट्री साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मैनेज करो और साइबर वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को वहां पे बनाओ। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से, और इसका मेन एम यही है कि इंडिया का जो डिफेंस नेटवर्क जो है एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको साइबर थ्रेट से वहां पे सिक्योर किया जाए। और आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों हमारी जो विंग्स है उसके यहाँ पे साइबर कैपेबिलिटीज को वहां पे और ज्यादा एनहांस किया जाए। इन शॉर्ट साइबर सिक्योरिटी के सामने डिफेंस के डिपार्टमेंट में वहां पे कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, इसे इंश्योर करने का काम रहता है वहां पे डिफेंस साइबर सिक्योरिटी का। Definitely it acts as a central agency for cyber operations and emergency response, that is known as CERT। जितने भी साइबर इंटेलिजेंस है उसके जो रिस्पॉन्स वाली हमारी टीम है,
जो स्ट्रेटेजिक साइबर डिफेंस की टीम है उन सबको वहां पे कोऑर्डिनेट करो, और लास्ट में CDS दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनको वहां पे रिपोर्ट करना वाया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, एंड दैट इज ऑल अबाउट द साइबर सुरक्षा नेटवर्क। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के सेकेंड फेज को भी वहां पे शुरू किया है। तो क्या है ये नक्शा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? चले सबसे पहले व्हाट इज द नक्शा, ये नक्शा है क्या? नेशनल दैट इज नेशनल NA जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। व्हाट इज नक्शा? नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। इन शॉर्ट अर्बन हैबिटेशंस का वहां पे एक लैंड सर्वे के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, और उसका सेकेंड फेज वहां पे शुरू किया है, दैट इज टू ट्रेन 128 ऑफिसर्स इन मॉडर्न अर्बन लैंड सर्वे टेक्निक्स। राइट, सो फिर से एक बार, व्हाट इज नक्शा अबाउट? दैट इज अबाउट नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, और उसके लिए 128 ऑफिसर्स को ट्रेन करने का सेकेंड प्रोग्राम वहां पे सेकेंड फेज वहां पे शुरू हुआ है। दिस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स यूजिंग जियोस्पेशियल टूल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अर्बन एरियाज के अंदर जो उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको मॉडर्नाइज करने के लिए जियोस्पेशियल, जो कि ऊपर से जो निगरानी करते हैं वैसे टूल्स का वहां पे यूज करना है, एज वेल एज वी कैन आल्सो यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट इज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है उनके साथ वहां पे कोलैबोरेशन करने के साथ इस चीज को वहां पे आगे बढ़ाया जाएगा। It was initiated in 2024 across 157 urban local bodies in 27 states as well as 3 UTs. और इसको ऑफिशियली कहां से इनोग्रेट किया गया? दैट इज फ्रॉम रायसन, और रायसन कहां पे है? दैट इज मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है, पूरा लैंड रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, तो डिजिटली मैप बनाना, रिकॉर्ड करना और एंड अपडेट लैंड पार्सल्स इन अर्बन एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज। Improve the ease of living by providing reliable and accurate land ownership data. We can see कि भैया इंडिया के अंदर पहले से लैंड ओनरशिप के रिगार्डिंग बहुत से कंफ्यूजन्स वहां पे रहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लॉस थे जिसके चलते वहां पे लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस वहां पे उठे, बहुत से लोगों ने अपने नाम जो है वहां पे फर्जी नाम वहां पे दाखिल करवाए, एंड ड्यू टू दैट लैंड रिकॉर्ड जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी एक चैलेंज बहुत पहले से है, और उसी चैलेंज को वहां पे कॉम्बेट करने के लिए ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुआ है। सो इट इज एन एंड टू एंड वेब GIS सिस्टम फॉर लैंड डेटा मैपिंग एंड स्टोरेज, और वहां पे GNSS दैट इज ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एज वेल एज ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, इन दोनों का वहां पे यूज किया जाएगा फॉर प्रिसीजन सर्वे, और पूरी एरियल इमेज जो है वो वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। And that is all about this Naksha capacity building program. It is a capacity building of urban local bodies, officers at 4 national center of excellence. Training covers legal frameworks, जहां पे legal frameworks की ट्रेनिंग दी जाएगी, लैंड मैपिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस की भी वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसी के चक्कर में वहां पे कुछ उसके सिग्निफिकेंस की कुछ बातें। एंड डेफिनेटली ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो आप कहां पे यूज कर सकते हैं? जब भी आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं पे लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कुछ बातें आती है, तो उसके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के तौर पे फॉर एग्जांपल करके आप ऐसे प्रोग्राम्स को मेंशन कर सकते हैं जो भी रिसेंटली वहां पे न्यूज में है। राइट, चलिए लेट्स सी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज करंट अफेयर लेक्चर, एंड दैट इज ऑल अबाउट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कोरिस ऑफ मैकेरियोस, that is 3. And what is this grand cross of the order of Makarios? क्या है ये? तो देखिए अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंट्री की वहां पे ली मुलाकात, एंड दैट वाज साइप्रस, और साइप्रस की मुलाकात के अंदर वहां पे उनको उनका सबसे बड़ा जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो उनको दिया गया, विच इज नोन एज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस।
क्या है एग्जैक्टली? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस III, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ साइप्रस। ध्यान रखना, साइप्रस के द्वारा, किसके द्वारा? द आंसर इज साइप्रस के द्वारा ये वाला ऑनर जो है वो वहां पे दिया जाता है, जो अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वहां पे दिया है। और क्या है एग्जैक्टली ये ऑनर? तो ये ऑनर बेसिकली वहां पे है क्या? द ग्रैंड क्रॉस इज वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्टिंक्शंस अंडर द ऑर्डर ऑफ मैकरियोस III, which is Cyprus' premier national honor conferred on dignitaries for their exceptional contributions। ऐसे डिग्निटरीज को जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन वहां पे दिया है, उन्हें ये वाला अवार्ड वहां पे दिया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। और ये नाम मैकरियोस III जो है वो किनके नाम पे रखा गया है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ साइप्रस, उनके नाम से ये वाला नाम वहां पे रखा गया है। And what is the objective? That is to honor global leaders for their distinguished services to Cyprus or noteworthy global contributions in diplomacy, peace, and human values. It reflects their commitment to fostering international goodwill and alliance. And it is a part of 6-tiered order ranging from Grand Collar to the Knight. और कौन हुए उसके रेसिपिएंट्स? It is reserved for the head of the state, global leaders, as well as individuals with notable service to the Cyprus. या तो किसी हेड ऑफ स्टेट को मिल सकता है, या फिर किसी ग्लोबल लीडर को मिल सकता है, या फिर साइप्रस से जुड़े किसी इंडिविजुअल को जो उसकी नोटेबल सर्विस के लिए वहां पे दिया जा सकता है। एंड इट embodies the Cypriot spirit of the independence, integrity and international cooperation, जो कि रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को वहां पे दिया गया। दैट इज ऑल अबाउट दैट। सो दैट इज ऑल अबाउट अवर डेली करंट अफेयर न्यूज। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड। और जाते जाते वापस एक बार आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल गांधीनगर एज वेल एज अहमदाबाद दोनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की हो चुकी है शुरुआत। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च सम न्यू बैचेस। सो इफ अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं करवाया है तो इस नंबर के ऊपर आज ही वहां पे कांटेक्ट करें। As well as you can also fill up the form which is given in the description box so that our coordinates will contact you. If there are any aspirant who is preparing in Gujarati medium, then you can download the PDF of the same from the Telegram group channel which is mentioned in the description box. And that's it. That is all for the day. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।